नमस्कार दोस्तों, मैं पवन सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ARP जोन पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा जो प्यार और सपोर्ट आपने पिछली वीडियो पर मुझे दिया। मैं आशा करता हूं कि वही प्यार और सपोर्ट आप मुझे इस वीडियो पर भी देंगे। आज हम बात करने वाले हैं भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, क्या आपको पता है जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा भारत इंजीनियर प्रोड्यूस करता है हर साल, पर उसके बाद भी स्विट्जरलैंड रिसर्च एंड इनोवेशन में नंबर 1 पर है। दोस्तों, हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ रटने का काम होता है। जो ज्यादा रट लेता है वो ज्यादा मार्क्स ले आता है। जो स्टूडेंट संस्कृत भाषा में 95 नंबर ला रहा है वो भी संस्कृत को ठीक से नहीं बोल पा रहा है। दोस्तों, हो सकता है NEP 2020 से एजुकेशन में काफी सुधार आए। अब मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी को NEP के माध्यम से आपको बोलूंगा, कृपया परेशान ना हो। दोस्तों, पहली बार 1968 में शिक्षा नीति बनाई गई थी। उसके बाद 1986 में, फिर से 1992 में। कहा जा रहा है 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति आई है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस शिक्षा नीति को उन्होंने बनाया। अगर यह शिक्षा नीति को भारत में जल्द से जल्द अमल में लाया जाता है तो भारत की शिक्षा पद्धति में वो विकास देखने को मिलेगा जो अन्य डेवलप देशों में देखने को मिलता है। दोस्तों, अब NEP 2020 को हम 2 भागों में जानने की कोशिश करेंगे। पहला भाग पॉजिटिव पॉइंट, दूसरा भाग नेगेटिव पॉइंट में। भारत में शिक्षा पद्धति को 10वीं कक्षा के बाद 3 भागों में बांट दिया जाता है। प्रथम साइंस, द्वितीय कॉमर्स और तृतीय ह्यूमैनिटीज। पुरानी पद्धति की बात करूं तो यदि किसी स्टूडेंट ने कक्षा 12वीं में साइंस लिया है और उसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर अन्य सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो वो इन विषयों को ना ही पढ़ सकता है और ना ही उन्हें समझ सकता है। लेकिन इस NEP 2020 के माध्यम से अब स्टूडेंट को अपने पसंदीदा विषय पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। स्टूडेंट अपने पसंदीदा विषय बिना किसी रोक टोक के पढ़ सकते हैं। इस NEP 2020 से जो हमारे सिस्टम में 10+2 एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसे बदलकर अब 5+3+3+4 में बदल दिया गया है, जहां 10+2 सिस्टम में शिक्षा प्रारंभ 6 वर्ष की उम्र से होती थी, वहीं इस सिस्टम के माध्यम से अब शिक्षा प्रारंभ 3 वर्ष की उम्र से होगी। दोस्तों, 5+3+3+4 शिक्षा संरचना को विस्तार से समझाना चाहूंगा। प्रथम 5 वर्ष के 2 भाग होंगे। पहले 3 वर्ष में प्री स्कूल होंगे और अगले 2 वर्ष में कक्षा 1 व 2 होगी। वहीं अगर मैं बात करूं तो अगले 3 वर्ष के चरण की, उसमें कक्षा 3 से 5 होगी, जिसमें बच्चों को खेलना, खोज करना व एक्टिविटी बेस्ड क्लास लर्निंग पर फोकस किया जाएगा। अगले 3 वर्ष के चरण में कक्षा 6 से 8 होगी, जिसमें बच्चों को औद्योगिक ज्ञान, विज्ञान, गणित, कला विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानवीय ज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। दोस्तों, अगले 4 वर्ष के चरण में कक्षा 9 से 12वीं होगी। इसमें विद्यार्थियों को बहुविषयीय अध्ययन, अधिक से अधिक महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने में मदद की जाएगी। वहीं इनके पसंदीदा विषय होंगे। दोस्तों, हमारे देश में कई सारी ऐसी वोकेशनल जॉब्स हैं। इसमें वोकेशनल जॉब का अर्थ उन जॉब से है जैसे कि वेल्डिंग का काम करने वाले, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग, वेब डिजाइनर और कारपेंटरी से संबंधित। हमारे देश में इन जॉब को बहुत छोटा माना जाता है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को ये जॉब करने की सलाह नहीं देते हैं। इन जॉब को बहुत निचले स्तर का माना जाता है। वहीं अन्य देशों की मैं बात करूं तो इन्हीं जॉब्स में अच्छा पैसा और रिस्पेक्ट मिलती है। हमारी सरकार ने इसी सोच को बदलने के लिए बहुत अच्छे बदलाव NEP 2020 में किए हैं। दोस्तों, कक्षा 6 से ही स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसके साथ स्टूडेंट्स को वोकेशनल जॉब्स की ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कराया जाएगा और स्टूडेंट को कोडिंग भी सिखाई जाएगी। वहीं कक्षा 11वीं व 12वीं में बोर्ड एग्जाम के महत्व को कम किया जाएगा। अभी तक जो पद्धति थी उसमें हर साल के अंत में टीचर बताते थे कि स्टूडेंट का साल भर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, परंतु अब ऐसा नहीं होगा। टीचर के साथ साथ स्टूडेंट खुद भी अपनी परफॉर्मेंस को
सेल्फ असेसमेंट कर सकेंगे। वहीं उसी कक्षा के अन्य स्टूडेंट भी बता पाएंगे कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों, अब से सरकार अपनी जीडीपी का 6% हिस्सा शिक्षा पर व्यय करेगी। यह एक अच्छा कदम है शिक्षा नीति के लिए। तभी आप बोलेंगे कि वाह मोदी जी वाह। दोस्तों, अब रट्टा मार पद्धति को कम किया जाएगा। सरकार का कहना है कि अब से जो भी एग्जाम डिजाइन किए जाएंगे जिसमें स्टूडेंट्स को रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, कक्षा 12 के बाद की मैं बात करूं तो मल्टीपल एंट्री प्रोग्राम लाया गया है, जिसका अर्थ मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। जैसा कि एक स्टूडेंट है, उसने बीकॉम कक्षा में एडमिशन लिया है और 1 साल के बाद उस स्टूडेंट का बीकॉम करने का मन बदल जाता है। वो अन्य किसी कोर्स में अपना भविष्य बनाना चाहता है, तो वह स्टूडेंट बीच से ही ड्रॉप आउट कर सकता है। जो उस स्टूडेंट ने 1 वर्ष की शिक्षा ग्रहण की है, उन सभी सब्जेक्ट का क्रेडिट वो दूसरी कक्षा में ट्रांसफर करा सकता है। दोस्तों, इस पद्धति को मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। मानो 4 वर्ष की डिग्री है, यदि स्टूडेंट 1 वर्ष के बाद ड्रॉप आउट करता है तो उसे वर्ष का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। वहीं दूसरे वर्ष यदि वो ड्रॉप आउट करता है तो डिप्लोमा प्राप्त होगा। वहीं यदि तीसरे वर्ष ड्रॉप आउट करता है तो उसे रिसर्च डिग्री मिलेगी। यदि वो स्टूडेंट 4 वर्ष का कंप्लीट कोर्स करता है तो उसे बैचलर रिसर्च डिग्री मिलेगी। दोस्तों, अब से एमए व एमएससी के कोर्स केवल 1 वर्ष के होंगे यदि स्टूडेंट ने 4 वर्ष का बैचलर कोर्स किया है तो। वहीं यदि स्टूडेंट ने 3 वर्ष का बैचलर कोर्स किया है तो ये कोर्स 2 वर्ष के ही होंगे। दोस्तों, सरकार ने दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी को परमिशन दे दी गई है कि वे अपने कैंपस सेटअप भारत में लगा सकते हैं। एनईपी 2020 के लिए टीचर्स को न्यू स्टैंडर्ड्स ट्रेनिंग कराई जाएगी। वहीं दोस्तों, उसी प्रकार 2030 तक शिक्षक बनने के लिए केवल बीएड डिग्री की ही आवश्यकता होगी। दोस्तों, ये थे पॉजिटिव पॉइंट। अब मैं बात करूंगा कुछ नेगेटिव पॉइंट के बारे में। दोस्तों, इस नीति में एक पॉइंट ये भी रखा गया है कि कक्षा 1 से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा या लोकल भाषा के आधार पर होनी चाहिए, परंतु ऐसा कहीं नहीं लिखा है या ये पॉइंट कंपलसरी है। वहीं लोगों का मानना है कि यदि ये पॉइंट लागू हो जाता है तो उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसे भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यदि एक स्टूडेंट ने कक्षा 1 से 4 की पढ़ाई कर्नाटक की लोकल भाषा में की है, उसके बाद वह मध्य प्रदेश में आकर शिफ्ट हो जाता है। वहीं मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो काफी स्कूलों में सिर्फ हिंदी में पढ़ाई कराई जाती है, तो स्टूडेंट को एडजस्ट करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यही इस नीति का मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा और नेगेटिव पॉइंट यहीं समाप्त होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। इस नीति में किसी विषय पर फोर्स नहीं किया गया है, बल्कि संस्कृत व शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग ऑप्शनल के आधार पर किया जाएगा। कक्षा 9 के बाद विदेशी भाषाओं का ज्ञान भी कराया जाएगा। ऐसी पद्धति शायद हम लोगों ने विदेशों में ही देखी है। दोस्तों, कई राज्यों ने इस नीति की काफी आलोचना की है, क्योंकि सरकार ने राज्यों से पूछे बिना ही इस नीति को लागू कर दिया गया है। इस नीति की विशेषता की हम बात करें तो इस नीति में राज्यों से शिक्षा नीति के विषय में अधिकार छीन लिए गए हैं। दोस्तों, अभी ये शिक्षा नीति एनईपी 2020 की जो पॉलिसी है वो अभी सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल है, ना कि प्रैक्टिकल। देखते हैं इस पॉलिसी को कब तक अमल में लाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो का जो सोर्स है वो एचआरडी मिनिस्ट्री की साइट पर 66 पेज की फाइल के द्वारा लिया गया है। अभी एनईपी 2020 की कंप्लीट पॉलिसी को जनता में शो नहीं किया गया है। यदि शो किया जाता है तो यह फाइल 300 से अधिक पेज में हो सकती है। तो दोस्तों, ये शिक्षा नीति आपको कैसी लगी और इसमें आपको सबसे पसंदीदा पॉइंट कौन सा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो जरूर पसंद आई होगी। यदि आप द एआरपी जोन पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें
और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।